हमसे पूछो कि गज़ल क्या है, गज़ल का फ़न क्या है, चंद लफ्ज़ों में कोई आग छुपा दी जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मकदम है, इस्तकबाल है। आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है। आज की वीडियो बहुत ही अहम है क्योंकि मैं आपके लिए क्लास 12 का क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूँ और ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर है 2025 के लिए। जो बच्चे 2025 में एग्ज़ाम दे रहे हैं ये मॉडल पेपर उनके लिए है, और जो बच्चे पढ़ते हैं गुलिस्तान अदब और ख़याबान उर्दू ये क्वेश्चन पेपर उनके लिए भी हैं। आप किसी भी बोर्ड में पढ़ रहे हों, आप किसी भी बोर्ड से हों, अगर आप गुलिस्तान अदब पढ़ते हैं, ख़याबान उर्दू पढ़ते हैं तो ये मॉडल पेपर आप ज़रूर बनाइए क्योंकि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप किए बगैर देखिएगा क्योंकि मैं सारे सवालों के साथ बहुत कुछ आपको बताती जाऊंगी, तो इसलिए पूरी वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा। और आपसे एक गुजारिश और है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितना हो सके इसे शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो आइए क्वेश्चन शुरू करती हूँ। ये आपके 100 नंबर के क्वेश्चन है, कुल नंबर आपके 100 है और ये 2025 का क्वेश्चन है। दर्ज झैल में से किसी एक इक़्तिबास को गौर से पढ़िए और इससे मुतालिक पूछे गए सवालात के जवाब लिखिए। आइए अब इस इक़्तिबास को पढ़ते हैं। ये आपका 10 नंबर का है। अब सारे क्वेश्चन को स्किप किए बगैर ज़रूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में जो क्वेश्चन है, जो आखिरी में ग्रामर के क्वेश्चन है और आपके जो बुक से क्वेश्चन आए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप अगर इन क्वेश्चन को पढ़ लेंगे तो एग्जाम में 100% वही सब क्वेश्चन आएंगे। इसीलिए पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा और जो भी क्वेश्चन मैं इसमें बता रही हूँ उन सारे को आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा और उसे याद कर लीजिएगा। आइए इस इक़्तिबास को पढ़ती हूँ। हुकूमत ने अपने सारे आला दिमागों को यकजा किया, बड़े बड़े सेमिनार किए। सवाल ये था कि क्या मुल्क के 100% लोग एक साथ एक जैसे मालदार हो सकते हैं? क्या सबको मालदार हो जाने दिया जाए? जवाब मिला नहीं, ऐसा कभी ना होना चाहिए। बड़े बहसो मुबाहिसे के बाद ये पता चला कि मालदार होने की ये बीमारी इसलिए है कि लोग रात को सोते हैं और सवेरे उठकर तकिया हटाते हैं तो रोज़ 2 लाख पाते हैं। इस बात पर जब और तहकीक की गई तो पता चला कि देवी ने ये शर्त लगाई थी, जो सुबह सोकर उठेगा इसके तकिए के नीचे से ये दौलत निकलेगी। इसकी तस्दीक के लिए हुकूमत ने तजुर्बे के तौर पर कुछ लोगों को एक रात जगाए रखा और सुबह होने पर सोए बगैर इन लोगों ने जब अपने तकिए को हटाया तो वहाँ कुछ भी ना था। ये देखकर हुकूमत को काफ़ी तसल्ली हुई। इसने मुल्क के चोटी के साइंटिस्टों को जमा किया और इनके सामने ये मसला रखा कि अगर इस मुल्क को तबाही से बचाना है तो मुल्क में दौलत की इस बेहुदा तकसीम को ख़त्म करना ही होगा। दौलत तो कमाने की चीज़ है, जो पड़ी मिल जाए और वो भी एक ही वक्त में सबको मिल जाए, इसे खुदा का अज़ाब कहा जाएगा, दौलत नहीं। तो ये मैंने इक़्तिबास पढ़ लिया। अब आइए इसके क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या क्या सवाल पूछे गए हैं। ये इक़्तिबास किस सबक से लिया गया है और इसके मुसन्निफ़ का नाम क्या है? तो ये इक़्तिबास किससे लिया गया है? ये इक़्तिबास लिया गया सकून की नींद। आपके बुक में एक चैप्टर है सकून की नींद, ये उसी से लिया गया है और इसके मुसन्निफ़ है इक़बाल मजीद। मुसन्निफ़ कौन है? इक़बाल मजीद। ये आपके सबक का नाम है और इसके राइटर है इक़बाल मजीद। ये इसके राइटर है इक़बाल मजीद। सवाल 2 है, मालदार होने की बीमारी की क्या वजह थी? मालदार होने की ये बीमारी इसलिए है कि लोग रात को सोते हैं और सवेरे उठकर तकिया हटाते हैं तो रोज़ 2 लाख पाते हैं। ये आपका जवाब होगा, ठीक है। मालदार होने की ये बीमारी इसलिए है कि लोग रात को सोते हैं और सवेरे उठकर तकिया हटाते हैं तो रोज़ 2 लाख पाते हैं। देवी ने क्या शर्त लगाई थी? तो आइए देखते हैं देवी ने क्या शर्त लगाई थी। देवी ने ये शर्त लगाई थी कि जो सुबह सोकर उठेगा इसके तकिए के नीचे से ये दौलत निकलेगी, ठीक है। ये देवी की शर्त थी। सवाल 3 है, हुकूमत ने तजुर्बे के तौर पर क्या किया? तो हुकूमत ने तजुर्बे के तौर पर कुछ लोगों को एक रात जगाए रखा
और सुबह होने पर सोए बगैर इन लोगों ने जब अपने तकिए को हटाया तो वहां कुछ भी ना पाया। ठीक है, खुदा का अजाब किसे कहा जाएगा? सवाल 5 है, तो दौलत तो कमाने की चीज है, जो पड़ी मिल जाए और वो भी एक ही वक्त में सबको मिल जाए, उसे खुदा का अजाब कहा जाएगा। तो ये 5वें सवाल का जवाब हो गया। आइए दूसरा इख्तबास पढ़ते हैं। 1937 की गर्मियों के शुरू में पंजाब किसान कमेटी का सालाना इजलास अमृतसर में होना करार पाया। अब देखिए, आपको 2 इख्तबास है, एक तो ये वाला इख्तबास है, ठीक है, आप इसका जवाब दे दें या इसका जवाब दे दें, ये दूसरा इख्तबास है और यहाँ पे लिखा हुआ या, तो इन दोनों में से आपको एक के जवाब लिखने हैं। तो आइए दूसरा भी पढ़ लेते हैं। 1937 की गर्मियों के शुरू में पंजाब किसान कमेटी का सालाना इजलास अमृतसर में होना करार पाया। कहाँ हुआ? अमृतसर में। और पंजाब किसान कमेटी का कब हुआ? 1937 ईस्वी में। सूबाए मुत्तहिदा की किसान सभा के कारकुनों की हैसियत से डॉक्टर अशरफ को और मुझे इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मदऊ किया गया। ये जो आप पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, ये किसका लिखा हुआ है? सज्जाद ज़हीर की रोशनी से लिया गया है। ये पैराग्राफ किससे लिया गया? सज्जाद ज़हीर, और सबक का नाम क्या है आपके? रोशनी। ठीक है, रोशनी। तो यहाँ राइटर खुद बोल रहे हैं कि सूबा मुत्तहिदा की किसान सभा के कारकुनों की हैसियत से डॉक्टर अशरफ को और मुझे कौन है? सज्जाद ज़हीर है, क्योंकि वही लिख रहे हैं। मुझे कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मदऊ किया गया। मदऊ किया गया था यानी दावत दिया गया था, दावत की जमा मदऊ। हम दोनों इसके आरजूमंद भी थे। आरजूमंद थे यानी जाने की ख्वाहिश रखते थे, दिल में तमन्ना थी कि हम वहां जाएं, इसलिए कि पंजाब की किसान तहरीक हमारे सूबा की किसान तहरीक से ज्यादा मजबूत थी और हम चाहते थे कि अपनी आंखों से पंजाब के जरी और आज़ादी ख्वाह किसान अवाम को हजारों की तादाद में एक जगह पर जमा देखें, इनके इत्तेहाद, ताकत और इनकलाबी जज्बे का ज़ाती तजुर्बा करें और इस तरह खुद अपने इनकलाबी शऊर को विसत दें। यानी सज्जाद ज़हीर देखना चाहते थे कि जो किसान है, पंजाब के किसान हैं, वो बहुत ताकतवर और मजबूत हैं और उनके अंदर जो इत्तेहाद, ताकत और इनकलाबी जज्बा है, इसके तजुर्बे को हम खुद से जाकर देखें और अपने अंदर भी ऐसे इनकलाबी शऊर को पैदा करें, वसत दें, यानी दिल में उसका बढ़ावा दें, वसत पैदा करें, यानी अपने आप को भी मजबूत करें और अपने आप को भी उस तरह करने की कोशिश करें। इसके चंद दिनों बाद मुझे इतला मिली कि इस मौके पर पंजाब के तरक्की पसंद मुसन्निफीन ने भी अमृतसर में अपनी कॉन्फ्रेंस करने का फैसला किया है और इसी मौके पर उनको पता चला कि पंजाब के जो तरक्की पसंद मुसन्निफीन हैं, क्योंकि उस वक्त क्या तरक्की पसंद तहरीक चल रही थी और उनके जो मुसन्निफीन थे जो उनमें काम करते थे, अमृतसर में अपनी कॉन्फ्रेंस करने का फैसला किया है। उन्होंने मुझे लिखा कि चूंकि ये इनकी पहली सूबाई कॉन्फ्रेंस है, जिसके बाद लाहौर और अमृतसर के अलावा दूसरे मकामात पर भी अंजुमन की शाखें कायम होने की उम्मीद की जाती है, इसलिए अंजुमन के कुल हिंद जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से मेरी शिरकत इस कॉन्फ्रेंस में ज़रूरी है। सज्जाद ज़हीर क्या थे? उस कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी थे, इसलिए उनका वहाँ पर होना बहुत ज़रूरी था। आइए अब इसके सवालात देख लेते हैं। ये इक़्तिबास किस सबक से लिया गया है और इसके मुसन्निफ का नाम क्या है? तो देखिए, ये सबक रोशनी से लिया गया है, ठीक है, और इसके मुसन्निफ कौन है? सज्जाद ज़हीर हैं। सालाना इजलास कब और कहाँ होना तय पाया? आइए इसमें देख लेते हैं। सालाना इजलास 1937 में हुआ और कहाँ हुआ? अमृतसर में होना करार पाया। कहाँ? अमृतसर में। सवाल 3 है, मुसन्निफ अपनी आंख से क्या देखना चाहता था? मुसन्निफ अपनी आंखों से पंजाब के जरी और आज़ादी ख्वाह किसान अवाम को हजारों की तादाद में एक जगह पर जमा देखना चाहते थे। आपको यही जवाब लिखना है यहाँ से, अपनी आंखों से। तो यहाँ क्या लिखेंगे? मुसन्निफ अपनी आंखों से पंजाब के जरी और आज़ादी ख्वाह किसान अवाम को हजारों की तादाद में एक जगह पर जमा देखना चाहते थे। मुसन्निफ को क्या इतला मिली? मुसन्निफ को उन्हें इतला मिली कि इस मौके पर पंजाब के तरक्की पसंद मुसन्निफीन ने भी अमृतसर में अपनी कॉन्फ्रेंस करने का फैसला किया है। अंजुमन की शाखें कहाँ कहाँ खुलने की उम्मीद थी? देखिए यहाँ लिखा हुआ है, अंजुमन की शाखें लाहौर और अमृतसर के अलावा दूसरे मुकामात पर भी खुलने की उम्मीद थी। आप इसका ये जवाब लिखेंगे। आइए आगे देख लेते हैं। दर्ज झैल में से किसी एक सवाल का 100 अल्फाज में जवाब लिखिए।
अब यहाँ पर ये 5 नंबर के हैं, ये 2 है, दोनों में से किसी एक को लिखना है। दरसी किताब में दिए गए खतूत गालिब की रोशनी में गालिब की मकतूब निगारी का जायज़ा लीजिए। आपकी जो किताब में है खतूत गालिब, उसी की रोशनी में आप गालिब की मकतूब निगारी का जायज़ा लीजिए। ठीक है, ये लिखेंगे। अफसाना बजूका के जरिए हमें क्या पैगाम मिलता है? जो अफसाना बजूका है आपके किताब में, जिसे किसने लिखा है? कृष्णचंद्र ने लिखा है। अफसाना बजूका में कृष्णचंद्र ने किसकी कहानी लिखी है? होरी की कहानी लिखी है। और होरी कौन है? होरी गोदान का एक किरदार है, एक कैरेक्टर है। और गोदान किसने लिखी थी? मुंशी प्रेमचंद ने लिखी थी। तो मुंशी प्रेमचंद की नॉवेल है गोदान, उसी का एक कैरेक्टर है होरी, जो मर चुका है। लेकिन कृष्णचंद्र ने अपने अफसाना में होरी को जिंदा दिखाया है, वो बहुत बूढ़ा है, और उसी को लेकर कहानी लिखा है। और कहानी का नाम क्या है? आपके अफसाना का नाम क्या है? बजूका। तो आपको उसके जरिए क्या पैगाम मिलता है, ये लिखना है। दर्ज झैल में से सिर्फ 2 सवालों के मुख्तसर जवाब लिखिए। उमराव जान अदा के किरदार पर रोशनी डालिए। आपके जो किताब में निसाब में शामिल है उमराव जान अदा, उसके किरदार पर रोशनी डालिए। अख्तरुल ईमान किसी एक तरह की तालीम पर क्यों ना जम सके? अफसाना लम्हे का मरकजी ख्याल क्या है? इंशाया मच्छर में इंसान को क्या नसीहतें की गई हैं? इन सारे सवालों में आपको 2 सवालों के जवाब लिखना है, वो भी मुख्तसर में। ये सारे सवाल आपके बुक से दिए हुए हैं और सारे चैप्टर को मैं पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने सारे चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो हमारे चैनल पर जाएं और क्लास 12 का प्लेलिस्ट देखें, आपको सारे चैप्टर मिल जाएंगे और सबका सवाल जवाब भी मिल जाएगा। तो आपको इसमें से कोई भी चैप्टर नहीं मिल रहा है तो आप हमारे चैनल पर जाएं, चैनल का प्लेलिस्ट खोलें और प्लेलिस्ट में क्लास 12 का प्लेलिस्ट देखें। उसमें आपको सारे चैप्टर मिल जाएंगे। जो भी चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं और ये सारे सवाल जवाब भी आपको उसमें मिल जाएंगे। दर्ज झैल में से किसी एक हिस्से को गौर से पढ़िए और इससे मुतालिक पूछे गए सवालात के जवाब लिखिए। शाम को जब झील के पानी में डाले अपने पाँव, दायरा दर दायरा मौजे उठा देते थे हम, तब थका मांदा अनिंदा मुजमहल सूरज अपने ख्वाबिस्तान में रूपोश हो जाने से कबल मुस्कुराकर हमसे कहता शब बखैर। और चल पड़ते थे हम सब अपने घर, अपने दिल की दायरा दर दायरा मौजों में सूरज घेर कर। और अब तो ये भी याद रखना है मुहाल, किस तरफ पूरब है पश्चिम है किधर, कब उगा करता है सूरज और कब जाता है डूब, किसको बिस्तर में पता किसी को दफ्तर में खबर। तो ये क्या है? आपके एक नज़म है जो आपके बुक से ली गई है। ये नज़म आपके बुक से ली गई है। नज़म का नाम क्या है और उसके शायर का नाम क्या है? दर्ज वाला शेरी इक़्तिबास किस नज़म से लिया गया है और इसके शायर का नाम क्या है? तो ये नज़म लिया गया है मुल्क बे सहरो शाम से, ठीक है। और इसके शायर कौन है? अमीक हनफी। तो आपके नज़म का नाम है मुल्क बे सहरो शाम और इसके राइटर है अमीक हनफी, ठीक है। ये शरई इक़्तिबास हैयत के एतबार से नज़म की किस किस्म से ताल्लुक़ रखता है? तो ये शरई इक़्तिबास आज़ाद नज़म के शरई इक़्तिबास हैयत के एतबार से नज़म की किस किस्म से ताल्लुक़ रखता है? तो ये आज़ाद नज़म की ताल्लुक़ रखता है, आज़ाद नज़म की हैयत से ताल्लुक़ रखता है। शायर शाम के वक्त को किस तरह याद कर रहा है? शाम के वक्त को किस तरह याद कर रहा है? देखिए, आइए देखते हैं। शाम को जब झील के पानी में डाले अपने पाँव, ठीक है, दायरा दर दायरा मौजे उठा देते थे हम। तो ये शाम के वक्त को याद कर रहा है। जब पाँव डालते हैं पानी में तो क्या है? गोल गोल दायरा दर दायरा बन जाता है। दायरा कहते हैं गोल गोल बनना, जो पानी में गोल गोल दायरा बनता है। सवाल 4 है, अब क्या याद रखना मुहाल है? अब क्या याद रखना मुहाल है? अब तो ये भी याद रखना है मुहाल, किस तरफ पूरब है पश्चिम है किधर। तो अब क्या याद रखना मुहाल है कि किस तरफ पूरब और किस तरफ पश्चिम है। दर्ज झैल अल्फाज के मायने लिखिए। मुजमहल और रूपोश, ठीक है। मुजमहल के माने होता है निढाल, निढाल यानी थक जाना, थक कर लेट जाना, इसे निढाल कहते हैं। और रूपोश माने होता है गायब हो जाना, छुप जाना, ठीक है। ये दोनों मायने था। मुजमहल माने निढाल और रूपोश माने गायब होना, छुप हो जाना। तो बच्चों, इस मौजू पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ख़ास और अहम है। ये क्लास 12 की क्वेश्चन पेपर है जो आने वाले आपके एग्ज़ाम है, उसकी तैयारी के लिए बहुत अहम है। जब आप तैयारी करने बैठेंगे और इस क्वेश्चन के हिसाब से तैयारी करेंगे
तो आपको बहुत ही काम आएगा, बल्कि सारे क्वेश्चन इसी तरह के आएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को स्किप किए बगैर पूरी वीडियो को देखिए और अच्छे से देखिए, इत्मीनान से देखिए, एक एक चीज़ को पढ़िए, समझिए, ताकि आपके एग्ज़ाम बहुत अच्छे जाएं और 95 प्लस आपके नंबर आएँ। क्योंकि उर्दू में 95 प्लस आने से आपके जो परसेंटेज है वो बहुत बढ़ जाते हैं। तो इसलिए उर्दू को नज़रअंदाज नहीं कीजिए, उर्दू को भी बहुत अच्छी तरह से पढ़िए ताकि आपके नंबर जो आए तो आपको उससे बहुत फ़ायदा हो। ये आपका दूसरा इख्तबास है। अब भागते हैं साया इश्क़ बता से हम, कुछ दिल से डरे हुए हैं, कुछ आसमां से हम। हाथ से किसने सागर पटका मौसम की बेकैफी पर, इतना बरसा टूट के पानी डूब चला मैखाना भी। दिल अगर दिल है तो जिस राह पर ले जाएगा, दर्दमंदों की वही राह गुजर भी होगी। दिल का वो हाल हुआ है गमे दौरा के तले, जैसे एक लाश चट्टानों में दबा दी जाए। आंखों में छुपाए फिर रहा हूँ यादों के बुझे हुए सवेरे। ये सारे शेर हैं आपके और इसके आपके क्वेश्चन दिए गए हैं। शायर साया इश्क बता से क्यों डरा हुआ है। आइए पहला वाला शेर देखते हैं। अब भागते हैं साया इश्क बता से हम, कुछ दिल से डरे हुए हैं, कुछ आसमां से हम। ये शेर किसकी है? ये शेर है अल्ताफ हुसैन हाली की। ठीक है, ये शेर किसकी है? अल्ताफ हुसैन हाली की। अल्ताफ हुसैन हाली कहते हैं कि अब भागते हैं साया इश्क बता से हम, यानी अब इश्क के साये से भी भाग रहे हैं क्योंकि कुछ हम आसमां से डरे हुए हैं। ये कहा जाता है कि जब आसमान के रंग बदलते हैं तो दुनिया में भी कुछ तब्दीली होने की बात होती है, कुछ खराब होने की बात होती है, ये समझा जाता है। सवाल 2 है, मौसम की बेकैफी पर क्या हुआ? तो हाथ से किसने सागर पटका मौसम की बेकैफी पर, इतना बरसा टूट के पानी डूब चला मैखाना भी। तो मौसम की बेकैफी पर क्या हुआ? पानी खूब बरसा। ठीक है। दर्दमंदों की कौन सी राह गुजर होगी? तो दर्दमंदों की कौन सी राह गुजर होगी? जिस पर चलकर इंसान दूसरे के दुख दर्द को समझ सके। ठीक है, जिस पर चलकर इंसान दूसरे के दुख दर्द को समझ सके। गमे दौरा का क्या मतलब है? गमे दौरा का मतलब होता है जमाने का गम। ठीक है, गमे दौरा का मतलब जमाने का गम। यादों के बुझे हुए सवेरे से क्या मुराद है? यादों के बुझे हुए सवेरे से मुराद है माजी की हसीन और भूली बिसरी यादें। शायर ने यादों के बुझे हुए सवेरे से ताबीर किया है। जो माजी की यादें हैं उसको किससे ताबीर किया है? यादों के बुझे हुए सवेरे से। आइए आगे देखते हैं। दर्ज झैल में किसी एक सवाल का 100 अल्फाज में जवाब लिखिए। ये 5 नंबर के हैं। ठीक है। नज़म इर्तिका इंसान को हालात से मुकाबला करके आगे बढ़ने की तरगीब देती है। वजाहत कीजिए। इसका आपको लिखना है 100 अल्फाज में जवाब। नज़म गौर गरीबा में जिंदगी की किस हकीकत को बयान किया गया है, या इसका आप लिखिए खुलासा। ठीक है। दर्ज झैल में से सिर्फ 2 सवालों के मुख्तसर जवाब लिखिए। यहाँ 4 सवाल दिए गए हैं, इनमें से आपको सिर्फ 2 लिखना है। ठीक है। शायरी में खुद कलामी का क्या मतलब है? शायरी में खुद कलामी का मतलब है अपने आप से बातें करना। हाली खुद अपने आप से पूछ रहे हैं कि ए हाली तेरे कलाम में जादू बयानी कहाँ से आई। आप इसका हवाला दे सकते हैं कि हाली खुद अपने आप से पूछ रहे हैं, अपने आप से बातें कर रहे हैं कि ए हाली तेरे कलाम में जादू बयानी कहाँ से आई। तो ये शायरी में खुद कलामी करना हो गया। आरजू लखनवी की गज़ल के इम्तियाज़ात क्या हैं? ये लिख सकते हैं आप। रूह आरजी आदम का इस्तकबाल क्यों करती है? इसका जवाब। नज़म याद नगर का मरकज़ी ख्याल लिखिए। ये सारे सवाल जवाब आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। आप जाइए, चैप्टर का जो भी चैप्टर का ये क्वेश्चन है उसे देखकर लिख सकते हैं। दर्ज झैल में से किसी एक सवाल का तफसीली जवाब लिखिए। ये 4 नंबर के हैं, आपको तफसील से लिखना है। प्रेमचंद की नाविल निगारी पर एक मजमून लिखिए। ड्रामे के तारीफ और इज्जाए तरकीबी की वजाहत कीजिए। ड्रामे की तारीफ लिखिए और इसकी इज्जाए तरकीबी लिखिए। तो किसी एक सवाल के इसमें से जवाब देने हैं। दर्ज झैल में से सिर्फ 2 सवालों के मुख्तसर जवाब लिखिए। चीरू याकूब की मौत का सबब क्या था? अफसाना जन्मदिन के वाक़यात में से किस वाक़ये ने आपको बेहद मुतासिर किया और क्यों? कहानी जलती झाड़ी में मुसन्निफ ने बूढ़े मछुआरे की तस्वीर कशी किस अंदाज में की है? इंशाइया मरहूम की याद में घर पहुंचकर मुसन्निफ ने किस किताब का मुताला किया और क्यों? इन सवालों में आपको 2 सवालों के जवाब देने हैं। ठीक है। दर्ज झैल सवालों में से सिर्फ 2 के तफसील जवाब लिखिए।
अब मैं आपको ये बता दूं कि इसमें सारे सवाल जो आ रहे हैं, आप सारे सवाल को याद कर लीजिए। इसमें आपको 2 इसके ज़रूर मिल जाएंगे, 2 इसके भी मिल जाएंगे। इसलिए ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपके लिए समझिए आपके लिए बहुत ही फायदे की चीज़ है। आप इसको खूब अच्छी तरह से पढ़िए, इसको आप खूब अच्छी तरह से पढ़ लिए, बल्कि याद कर लीजिए। स्किप की बगैर पूरी वीडियो देखिए और एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह समझकर याद कर लीजिए, ताकि आपके एग्जाम जो है बहुत अच्छे जाएं। आइए इसमें देख लेते हैं। उर्दू ज़बान के आगोज़ और इर्तिक़ा पर रोशनी डालिए। ये है, इसमें क्या है, 2 के जवाब देने। आपको 4 दिया हुआ, 2 के जवाब देने। अगर आप चारों की तैयारी कर लेंगे तो इनमें से तो 2 आएगा ही आएगा। दबिस्तान दहली की शायराना खुसूसियात लिखिए। अल्ताफ़ हुसैन हाली की ज़िंदगी और अदबी खिदमत का जायज़ा लीजिए। उर्दू अदब में सर सैयद तहरीक की अहमियत बयान कीजिए। इन चारों की अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो इसमें 2 आना ही आना है आपको। दर्ज ज़ैल में से 3 सवालों के मुख्तसर जवाब लिखिए। फोर्ट विलियम कॉलेज पर एक नोट लिखिए। इकबाल की नज़म निगारी की खुसूसियात बयान कीजिए। रोमानवी तहरीक से आप क्या समझते हैं, ये लिखिए। उर्दू ज़बान के आगाज़ से मुतालिक मुख्तलिफ नज़रियात में से किसी एक नज़रिए के बारे में लिखिए। अब उर्दू ज़बान के जो आगाज़ के जो मुख्तलिफ नज़रियात हैं उसमें से किसी एक नज़रिए के बारे में आपको लिखना है। आइए 11 देख लेते हैं। दर्ज झैल सवालों के सामने दिए गए मुतबादिल जवाबात में से सही जवाब चुन कर लिखें। ये 5 नंबर के हैं और 5 क्वेश्चन है। तरक्की पसंद तहरीक की पहली कॉन्फ्रेंस किस सन में मुनक़द हुई? कब हुई? 1936 में। तरक्की पसंद तहरीक तो सबको याद होगा कि 1936 में तहरीक शुरू हुई। ख्वाजा हैदर अली का तखल्लुस क्या है? तो ख्वाजा हैदर अली का तखल्लुस क्या है? आतिश है। ठीक है। दबिस्तान लखनऊ से ताल्लुक़ रखते हैं, कौन रखते हैं? मीर अनीस रखते हैं। बहैसियत इंशाइया निगार मशहूर हैं। इंशाइया निगार कौन है? ख्वाजा हसन निज़ामी इंशाइया निगार हैं। उर्दू शायरी की सबसे मकबूल सिन्फ कौन सी है? गज़ल है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि उर्दू शायरी की सबसे मकबूल सिन्फ कौन सी है? गज़ल है। और आपके बुक में मच्छर जो इंशाइया है वो किसकी है? ख्वाजा हसन निज़ामी की है। तो इंशाइया निगार में कौन मशहूर है? ख्वाजा हसन निज़ामी। ठीक है। इंशाइया निगार तो बहुत सारे हैं, लेकिन इन तीनों में आपको बताना है। तो इन तीनों में कौन है? ख्वाजा हसन निज़ामी है। तो बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन था आपका। इंशाल्लाह आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। मैंने बहुत ही तफसील से एक एक चीज़ बताई है और मैं आपको फिर कहूँगी कि इस क्वेश्चन को आप 2-3 बार पढ़ लें, इसकी खूब अच्छी तैयारी कर लें, ताकि आपके जो एग्ज़ाम जाएंगे वो बहुत ही अच्छे जाएंगे। इसी में से क्वेश्चन आएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। एक बार आपसे फिर गुजारिश करूँगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।